हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो ये कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य, सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जंतु कोशिका ये हमारा चल रहा है। ये आज का हमारा सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने इसके 25 क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। आज उससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज इस जंतु कोशिका एनिमल सेल्स को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और इससे पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ग्रुप डी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी हम करा रहे हैं। ठीक है, 18 के और 22 के दोनों साल के हम साइंस के स्पेशल प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये बुक रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन 65वां, 64 क्वेश्चन तक करा दिए थे, आज 65वां प्रश्न है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। तो इसका पहला ऑप्शन प्लाज्मा झिल्ली होती है। एक्सप्लेनेशन, कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ये ध्यान रखना है, पूछ लेता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने, अंदर एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। और ये अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल इसको बोलते हैं। यहाँ अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने का यहाँ ये मतलब है कि कुछ ही पदार्थों को, सेलेक्टिव पदार्थों को अंदर आने देगी और सेलेक्टिव को ही बाहर जाने देगी। ठीक है ना, तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें चीज़ें आ जा सकती हैं। 66वां प्रश्न, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या एनोफेज? गुणसूत्रों का संरेखण हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पर। ठीक है, तो ये होता है मेटाफेज में। 5 फेज होते हैं। ठीक है, 5 चरण होते हैं। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एक साइटोकाइनेसिस एंड में होता है। इसमें सेल डिवाइड हो जाती हैं। एक्सप्लेनेशन, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति यानी गुणसूत्र बन जाते हैं। 67वां, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका, कोशिका द्रव्य, रिक्तियां या जीव द्रव्य? तो सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। सेल, सभी हमारा जो शरीर है सेल से मिलकर बना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका के किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। 68वां, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग या ऊतक, नाभिक? अभी पढ़ा है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, सेल बोलते हैं। कार्यात्मक और फंक्शनल और मूलभूत दोनों ही है। ठीक है ना, कार्य भी करती है और स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी, दोनों है। 69वां, पुटिकाएं वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए
निम्न में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? खुरदी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्गी काय। तो इसमें पैकेजिंग के लिए ये फोर्थ ऑप्शन गोल्गी काय, ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्गी काय। एक्सप्लेनेशन, पोटकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्गी काय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह और परिवहन में सहायक है। 70वां, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं। तो गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसघानी। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका थर्ड ऑप्शन लाइसोसोम होता है, पाचक एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। यह अधिकतर जंतुओं कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म, गोल और इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। 71वां, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? अभी एक्सप्लेनेशन में आया है। लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये भी आया है। 72वां प्रश्न, राइबोसोम्स डैश बनाते हैं? वसा, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। ये पता है, पीछे आ गया ये भी। प्रोटीन का निर्माण करते हैं राइबोसोम्स। एक्सप्लेनेशन, राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। 73वां प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जी.जे. मेंडल, जोहानसन, इवांजेलिस्ट पुरकिंजे, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हॉक। पुरकिंजे ने खोज की थी प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। 74वां प्रश्न, डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में रखने में मदद करते हैं। प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय। तो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन लाइसोसोम है। 75वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? क्लांत मतलब साफ। गोल्गी अपरटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसका लाइसोसोम। 76वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं वैक्यूल्स पाई जाती है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतु कोशिकाएं में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो असत्य बताना है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में वैक्यूल्स पाई जाती हैं, तो पादप कोशिका में कम होती हैं, पादप में ज़्यादा होती हैं, इसमें जंतु कोशिका में कम होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है। एक्सप्लेनेशन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है। सेलुलोज प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित है, यानी सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होती है। पादप में रसगाहनी रिक्तिका बड़ी होती है, यानी वैक्यूल्स बोलते हैं।
जंतु कोशिका में रसघानी रिक्तका बहुत छोटी व अस्थायी होती है। लवक पाए जाते हैं यानी प्लास्टिड, इसमें लवक नहीं होते हैं। लवक क्या होते हैं, जो कलर देते हैं, ठीक है, लाल हरा जितने कलर होते हैं इनके, ब्लू सफ़ेद, प्लास्टिड के थ्रू उनमें दिखा होते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये ऐसे नहीं होता है। 77वां प्रश्न, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? प्लेटलेट्स, कोशिकाएं, प्लाज्मा, लसिक। तो वसा को ले जाएगा, ठीक है, पूरे शरीर में, और जो फालतू जो द्रव होता है, एक्स्ट्रा द्रव, उसको कहाँ पे लाता है? रक्त में। तो इसको डी है, लसिका, इसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत डेसलेक्टियल्स वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। 78वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला बताना। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणाम कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोशों की जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। तो ये इसमें अर्धसूत्रण परिणाम स्वरूप परमाणु गुणों को परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। गलत है, क्योंकि दूनी नहीं आधी होती है। तो जैसे 46 होते हैं मेल फीमेल के, तो 23 दर्शाएंगे, 23 दर्शाएंगे, टोटल कितने हो गए? 46। एक्सप्लेनेशन, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न 2 चरणों में संपन्न होती है, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अभी बताया था मैंने, आधी होती है। अर्धसूत्रण में जनकों के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। 79, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोल्स, नाभिक। डी वाला, नाभिक को बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को कोशिका का मास्टर, क्योंकि ये कंट्रोल करने का काम करता है सभी कोशिकांगों को। एक्सप्लेनेशन, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है, यानी इसमें डीएनए पाया जाता है। 80वां, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग बताना है। अंतःप्रद्रव्य जाल का, नाभिक, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये नाभिक जो है यही सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। एक्सप्लेनेशन, नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। 81, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ये राइबोसोम्स करता है। एक्सप्लेनेशन, राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। 82, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम या राइबोसोम। पशु कोशिका मतलब एनिमल्स में, यानी ह्यूमंस में भी। तो लाइसोसोम है जो कि हमारे अंदर ही मिलता है, ठीक है, प्लांट के अंदर नहीं मिलता है। एक्सप्लेनेशन, लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज 1955 में डी टुवे ने की थी। इसका मुख्य प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय
लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। 83 शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो हमारे शरीर में जितने भी सेल डिवीजन होता है शरीर के अंदर समसूत्रण से होता है, ठीक है, केवल। और हमारे जो स्पर्म और ओवम जो बनता है वो अर्ध समसूत्री से बनता है। एक्सप्लेनेशन, शरीर की लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। 84 में एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? ओस्टेसाइटस, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोर्स, लिम्फ कोशिका। तो हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्र का है। यह तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसे नष्ट होने पर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 85वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या प्रोटीन। यानी कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो ये जल हमारा पाया जाता है सबसे ज्यादा। एक्सप्लेनेशन, कोशिका सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रका यानी न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स। जीवद्रव्य इसको प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश बोलते हैं। गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी, खराब सूत्र इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अंतःप्रतिरूपी जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम इंग्लिश का ही वर्ड है, सेंट्रोसोम भी इंग्लिश का है। और लवक इसको प्लास्टिड बोलते हैं इंग्लिश में। जीव द्रव्य में जल की मात्रा 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होता है। 86 कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, स्लाइडेन और तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो स्वान और स्लाइडेन ने किया था, इसको ध्यान रखना है। कोशिका सिद्धांत दिया था, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चाव, इसको भी ध्यान रखना है, 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से, यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला इन्होंने कहा इसको। इसका मतलब ये होता है कि जो पुरानी कोशिका है उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, से होता है। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववत स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रेषक, इसको प्रयान बोलते हैं, पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। वायरस का ही रूप है वायरॉइड और प्रियन, वायरस के ही रूप है, ठीक। 87 निम्न को सम्मिलित करें: लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस, गुणसूत्र, धातु। लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की शैली, थर्ड से। डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, पहले का सी।
पहले का सी किस में दिख रहा है, 2 में है। बी का भी, दूसरे का भी इसमें ये है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। पहले ये सब आ चुके हैं, दोबारा रिवीजन हो गया आपका। कोशिका पर कार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव्य केंद्रक, सूत्रकण का केंद्रक। तो ये केंद्रक करता है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक। एक्सप्लेनेशन, कोशिका पर कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम्स बनाने के लिए हिस्टोन जैसा प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रेखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। यानी हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम्स बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक। और डीएनए अणु के रूप में संगठित इन गुणों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम है, यानी जीनोम होते हैं इसके अंदर, और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह संरक्षित है। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखने के लिए और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्र है। तो नाभिक है न्यूक्लियस, जो कि सेल का नियंत्रक केंद्र है। 89वां प्रश्न, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये दूसरे थोड़ा हल्का सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, पहले भी आया है। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। ये मेटाफेज है, ठीक है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, 89वां। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं यानी जर्म सेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं और सोमैटिक सेल्स में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों की सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधे में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है। ये कोशिका जड़ तने के शीर्ष पर स्थित रहती हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजक कोशिका डिवाइडिंग सेल्स के गुणसूत्र मध्य रेखा इक्वेटोरियल प्लेट पर स्थित होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो एक नई सेल्स बन जाती है, ठीक है, नए गुणसूत्र जो क्रोमोसोम से नया बन जाएगा। ठीक।